साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के समक्ष मैं आ गया हूं मैराथन क्लास लेकर के, जिसमें शानदार शानदार प्रश्नों का संग्रह होगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का यह सीरीज चलाया जा रहा है। साथियों आप सभी का सहयोग बना रहे, चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिए। साथियों अगर बाय द वे मेरे से कोई क्वेश्चन फ्लो में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, जैसे कि पिछले वीडियो में किसी वीडियो में मैंने संगीत परिजात जो अहोबल का है उसको बार बार राग परिजात मैं पढ़ दिया था और उसमें 122 राग उन्होंने बताया था और 122 राग मेरे दिमाग में शायद किसी दूसरे प्रश्न का बात होगा तो मैंने मिस से उसको गलती पढ़ दिया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बता दिया करें और सारे वीडियो को देखा करें। किसी न किसी वीडियो में जो भी कन्फ्यूजन हुआ रहता है उसको दूर कर देते हैं। और बाय द वे मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे से कोई भूल हो जाती है तो आप सभी मेरा ज़रूर सहयोग करेंगे, मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि आपको तुरंत उसको अपडेट कर दिया जाए नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को सीखना है साथ मिलकर का। आपकी तरह मैं भी आपका साथी हूँ, आपके साथ मैं सीख रहा हूँ, मेरे साथ आप सीख रहे हैं। तो इंसान को हमेशा सीखना चाहिए, ऐसे ही प्रवृत्ति रहनी चाहिए। तो चलिए आज का जो प्रश्न है बहुत ही शानदार है, हर दिन की तरह ये भी प्रश्न शानदार है। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम विकृत स्वरों का उल्लेख किसने किया? तो सर्वप्रथम जो विकृत स्वरों का उल्लेख किया वह किसने किया साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगदेव। यहाँ पे भारत क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारंगदेव से पहले भारत हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन भारत ने विकृत संज्ञा नहीं दिया था। उन्होंने जो स्वर का स्वरूप माना था दो, उसको साधारण दिया था नाम, ठीक है। तो सर्वप्रथम विकृत स्वरों का जो उल्लेख हुआ वह सारंगदेव ने ही किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मतंग ने नाद के कितने भेद कहे? तो मतंग ने जो नाद के भेद कहे ये 5 भेद कहे। साथियों मेरा टारगेट हमेशा रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों को अभ्यास करा दिया जाए, तो मैं उसी सिद्धांत से चल रहा हूं और आपके समक्ष लगातार आपके एग्जाम तक शानदार शानदार प्रश्न दिए जाएंगे मैराथन के रूप में। और हाँ, मेरे कुछ साथियों का कमेंट आ रहा है कि टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन करा दे, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, जो भी आपके भाषा में है। तो साथियों मैराथन क्लास का कुछ वीवीआई क्वेश्चन है, मैं जैसे ही आपके समक्ष पूरा प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत कर दूंगा, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा प्रश्न करके मैं यही कोशिश में हूँ आपके एग्ज़ाम के पहले टॉपिक वाइज भी, जैसे राग से आपके ग्रंथ से इत्यादि जितने भी टॉपिक हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ों को भी मैं लाने का प्रयास में हूँ। तो आपके एग्ज़ाम के पहले वो चीज़ दे दी जाएगी। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें और टेंशन फ्री रहें। बस आप अपना प्यार चैनल को बनाए रखें, चूँकि आपके प्यार के बदौलत ही मुझे काम करने में मज़ा आता है। तो चलिए मतंग ने कितने नाद के भेद माने? तो 5 भेद माने। हम लोग फटाफट आंसर देख लेते हैं। अब नाद के कितने गुण धर्म बताए गए हैं? तो नाद के जो गुण धर्म हैं यहाँ पे ये 3 बताए गए हैं, ठीक है। नाद के गुण धर्म कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। साथियों जैसे अभी हो जाता है कभी कभी पढ़ाने के क्रम में दिमाग बाय द वे कहीं दूसरे प्रश्नों में चला गया तो गलती ठीक लग जाता है या गलती बोल दी जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो बाय द वे ही होता है, हमेशा नहीं होता है। किसी ना किसी कभी किसी प्रश्नों में एक आध 2 प्रश्नों में हो जाता है, तो उसको आप लोग दिल पे ना लें, उसको आप खुद सुधार सकते हैं और कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं ताकि मैं भी उसको सुधार कर सकूं। तो चलिए नाद के कितने गुण धर्म बताए गए हैं? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्या होगा? तारता, तीव्रता और जाति और गुण, ठीक है। इसी को गुण धर्म कहे जाते हैं। पश्चात संगीत में स्वर को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पश्चात संगीत में स्वर को क्या कहते हैं? स्वर जो होता है, जैसे हमारे यहाँ स्वर बोलते हैं, तो पश्चात संगीत में नोट बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रेला का प्रचार प्रसार, ये प्रश्न लिखा हुआ है लेकिन प्रश्न का जो स्वरूप है वह है, निम्नलिखित में रेला का प्रचार प्रसार किसको माना जाता है? तो जो रेला का प्रचार प्रसारक माना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का नाना साहब पानसे आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रागों की उत्पत्ति किससे होती है? तो जो रागों की उत्पत्ति होती है ना, वह थाट से होती है। हम लोग का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए बाकी इसका ऑप्शन नीचे में है। चलिए संगीत का संबंध किस नाद से है? तो जो संगीत का संबंध होता है साथियों वह आहत नाद से होता है, ठीक है। आहत नाद के अंतर्गत ही हम लोग गाते बजाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, तबले के मुख्य कितने घराने हैं। तो तबले के जो मुख्य घराने हैं वो मुख्य घराने कितने हैं, 6 घराने हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्वरूप है क्या है, देख रहे हैं, वर्गों में, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एक वर्ग क्या हो जाता है, एक हो जाता है शुद्ध आपका, ठीक है, एक शुद्ध हो जाता है रूप, और एक क्या हो जाता है, विकृत। ठीक है, तो हम लोग का आंसर 2 हो जाएगा, 2 वर्गों में बांटा गया। चलिए अंतर्गंधार और काकली निषाद यह स्वर किसने माना। अंतर्गंधार और काकली निषाद यह स्वर किसने माना है। तो यही भारत के 2 स्वर है, अंतर्गंधार और काकली निषाद, जिसको इन्होंने साधारण की संज्ञा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। साथियों बैकग्राउंड में आपको कभी कभी कुछ नॉइज वगैरह या बैकग्राउंड का साउंड आपको आ जाता होगा, तो उसको आप लोग इग्नोर करते हुए प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि जैसा माहौल रहता है मेरे आसपास, मैं उसी में ही प्रयास करता हूँ आपको अपनी तरफ से कंटेंट दे सकूँ, बेस्ट दे सकूँ। चलिए उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए जो क्रम है यह है ऊंचा, नीचा और मध्यम। तो ऊंचा, नीचा और मध्यम कहाँ है, ये हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और स्वरों के क्रम में इसे कैसे मानते हैं, तो ग रेसा। ठीक है, अगर स्वर में देखें तो इसको ग रेसा मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए ऊंचा, नीचा और मध्यम का क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राजन साजन मिश्रा के गुरु कौन थे। तो राजन साजन मिश्रा जो बनारस घराने के थे, इनके जो गुरु जी थे हनुमान प्रसाद मिश्र थे। राजन साजन मिश्रा के गुरु कौन थे, हनुमान प्रसाद मिश्र। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ये राजन साजन मिश्रा हैं, जिसमें से आपके राजन मिश्रा का मृत्यु हो गया है, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये दोनों भाई हैं बनारस घराने के, बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही बेहतरीन गायक। राजन साजन मिश्रा गायक जो बनारस घराना से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किराना घराना किस प्रदेश से संबंधित है। तो जो किराना है वह कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये जो जगह है। ठीक है, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी की है। तो जो क्वेश्चन है हम लोग का ये पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी ने सबसे ज़्यादा जुगलबंदी की है। तो उनका नाम था यहूदी मेन्यूहिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो क्या बोलते हैं, तो वह स्थिति क्या होता है। तो जब राग में दूसरे रागों की जब छाया दिखाई देती है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, तो जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है। ठीक है, जब मूल राग में फिर दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ने लगती है तो क्या होता है, ये तिरोभाव हो जाता है। ठीक है, ख्याल गायकी की अतिरिक्त आगरा घराना कौन सी शैली के लिए जाना जाता है। तो ख्याल गायकी के अतिरिक्त आगरा घराना, इसमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ध्रुपद के लिए भी जाने जाते हैं और नोम तोम के लिए भी जाने जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है। तो जो आलाप का प्रकार नहीं है, इसमें से जो आंसर हो जाएगा हम लोग का एक से अधिक होगा, क्योंकि रेला और मेलापक, रेला तो ये तबले का एक शैली है, वादन शैली है, और मेलापक प्रबंध से संबंधित है। तो इसलिए ये दोनों मतलब कि आलाप का प्रकार नहीं है, सिर्फ रागा आलाप एक आलाप का प्रकार है। तो रेला और मेलापक दोनों आलाप का प्रकार नहीं है, इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाद्यों को कितने प्रकार में वर्गीकरण किए हैं। तो जो वाद्यों का वर्गीकरण हुआ है 4 प्रकार में वर्गीकरण हुआ है, तत्, घन, अवनद, सुशीर। चलिए अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहाँ पे तत्, घन, अवनद, सुशीर का फोटो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, ये चमड़े से युक्त वाद्य हैं, ये अवनद में आ जाते हैं, ये तार युक्त वाद्य हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, आपके तत् में आ जाएंगे, और ये आपका जो है बांसुरी है, ये सुशीर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जल तरंग भी आ जाता है आपका घन में, घंटी है वो भी घन में है। तो थोड़ा सा मैं पिक्चर के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट रहे। साथियों मेरे तरफ से जो भी बेस्ट अंदाज हो सकता है, मैं अपने तरफ से आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहे चैनल पे, आप मुझे प्रमोट करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं भी उत्सुक होकर के, एनर्जेटिक होकर के
मैं भी आपके लिए मोटिवेट होकर के काम कर सकूं। तो चलिए हम लोग का अगला प्रश्न, सादा रंग और आधा रंग किसके दरबारी गायक थे? तो सादा रंग और आधा रंग किसके दरबारी गायक थे? मोहम्मद सारंगी। लेकिन फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं, चूँकि लेंथ वीडियो का लंबा हो रहा है और मेरा टारगेट यही रहता है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराया जाए। तो चलिए, निम्नलिखित में से किस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है? तो जो आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका, ये जो वायलिन है ये कमानी के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी के जनक किसे कहते हैं? तो जो पूर्वी के जनक है ये महेंद्र मिश्र को कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये लाल लिखा हुआ है, मिस टाइपिंग के लिए आप सभी ध्यान रखेंगे, हो जाता है लिखते क्रम में, तो उसको इग्नोर करते हुए प्रश्न की भावना समझेंगे। तो प्रश्न है, ताल जिस स्थान से आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? तो ताल जिस स्थान से आरंभ होता है उसे सम कहते हैं। मैं केवल ऑप्शन और क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ साथियों कि ऑप्शन पढ़ने में आपका बहुत समय चला जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन और आंसर को फटाफट देख लेते हैं। यति और प्रस्तार किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये ताल के प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ताल का जो 10 प्राण होता है उसी में यति और प्रस्तार को हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है? तो षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान मैं आपको यहाँ पे स्वरूप भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, षड्ज का कितना आंदोलन संख्या होता है? 240 और पंचम का 360। ठीक है, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 12 से 2 बार में और ये 12 से 3 बार में। ठीक है, तो ये जो हम लोग का स्वरूप आ रहा है 3/2 का, ठीक है, तो यह किसका स्वरूप है? यह हो जाता है, ये वाला स्वरूप हो जाएगा, 3/2 का स्वरूप हो जाएगा, जो आड़ को परिभाषित करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी किसके शिष्य हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है सवाई गंधर्व के शिष्य हैं, किराना घराने के। अगला क्वेश्चन है, अनोखे लाल मिश्र किस ताल के जादूगर माने जाते हैं? तो जो अनोखे लाल मिश्र है ना, ये 3 ताल के जादूगर माने जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अनोखे लाल मिश्र 3 ताल के जादूगर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुदई महाराज किनका उपनाम है? तो गुदई महाराज शांता प्रसाद का उपनाम है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छंदोवती श्रुति पर भारत का यानी कि भारत का कौन सा स्वर स्थापित है? तो तीव्रा कुमुदिनी मंद्रा छंदोवती चौथा श्रुति है। और भारत किस समय के कलाकार थे, मतलब कि संगीतकार थे? तो वे प्राचीन समय के थे, और प्राचीन समय में जो स्वरों का स्थापना हुआ था वह अंतिम श्रुति पे हुआ था, और सा का 4 श्रुति है, तो चौथा श्रुति कौन सा हो गया? छंदोवती, और हम लोग का आंसर जो प्राप्त होता है सा हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, बांसुरी में नीचे का 5वां सुराग पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? तो बांसुरी में जो नीचे का 5वां सुराग है उस पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? तो इसका आंसर गा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं साथियों। अगर बाय द वे मेरे से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी प्रश्न में मेरे से कोई भूल हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा संगीत का मार्तंड नहीं हूँ कि मेरे से गलती नहीं हो सकती है। मैं भी आपके तरह आपका साथी हूँ, आपके साथ मिल करके मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, और मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ आपके साथ, जैसे आप मेरे साथ सीख रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई टीचर और मतलब कि बहुत बड़े टीचर और स्टूडेंट का हम लोग का रिश्ता, हम लोग सभी साथी हैं। तो मेरे से वह किसी भी प्रश्न में अगर बाय द वे आपको लग रहा होगा कि मैंने उस प्रश्न को मिस्टेक कर दिया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आप सभी का साथ बना रहे, आपके लिए मैं बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ जितना भी मेरे से संभव है। चलिए, संगीत का सबसे अत्यधिक उल्लेख किस वेद में है? तो सामवेद इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग का सामवेद हो जाएगा। ठीक है, सादरा किससे मिलता जुलता है? तो जो सादरा है ना वह चैती से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई क्या है? तो लंबाई मात्रा से स्पष्ट होता है, क्योंकि 8 मात्रा का, 12 मात्रा का, 16 मात्रा का, मात्रा से ही ना स्पष्ट हो रहा है कि कैसा ताल है, कितना बड़ा स्वरूप है। चलिए, लता मंगेशकर किस घराने के कलाकार थी? तो वो भिंडी बाजार की थी। ठीक है, इनका दर्शन कर लीजिए एक बार, क्योंकि ये साक्षात सरस्वती के रूप मानी जाती हैं। क्योंकि इनके जैसा अब तक तो कोई नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि आगे भी कोई नहीं होगा। ठीक है, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। चलिए, राग यमन की रचना किसने किया? ठीक है, तो राग यमन की रचना किसने किया? अमीर खुसरो इसके यमन के रचनाकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो प्राचीन काल में राग निर्माण की हम लोग का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, मेल। अगला है,
कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है? तो समानांतर सप्तक का अंग्रेजी क्या होता है? टेम्पर स्केल, और ये हारमोनियम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हारमोनियम थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, क्योंकि सभी लोगों के पास है। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? तो विकृष्ट स्वर जो होता है ना, नीचे के स्वरों में जब गाते हैं, यानी कि नीचे के सप्तक में, तो इसका क्या हो जाएगा? नीचे स्वर में गायन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंद्र सप्तक का गायन होता है विकृष्ट। पंचम सवारी ताल में विभाग होते हैं। पंचम सवारी कितने मात्रा का ताल है साथियों? तो आपको वह कितने मात्रा का है? 5 मात्रा का है। तो हम लोग सॉरी 5 मात्रा, मैं ऐसे मिस्टेक में कभी कभी गलती बोल देता हूँ, इसलिए मैं साथियों बोल देता हूँ आपसे कि फ्लो में कभी कभी कुछ चीज़ें गलती बोल दी जाती है, तो आप लोग ये ना समझेंगे कि वो मैंने जानबूझ करके बोल दिया। हो जाता है, इंसान है, कभी कभी क्या बोलता है वो, मतलब कि जिह्वा में जो फिसलन हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए पंचम सवारी ताल में विभाग हैं, सॉरी मैंने मात्रा बताने लगा था, 15 मात्रा का ताल है। विभाग कितने हो जाएंगे? पंचम सवारी ताल में विभाग है, यानी कि मात्रा के हिसाब से हम लोग को विभाग देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 4 3 4। ठीक है, तो 4 3 7 4 3 7, ये 14 मात्रा प्राप्त होता है। 5 3 8 2 5, 8 2 10 5 15, ये तो होगा नहीं। 3 2 5 3 2 5, तो हम लोग का इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये स्वरूप स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, 5 3 8 2 10 5 15, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए राग में कम से कम कितने स्वर का होना आवश्यक है? तो राग में कम से कम आपका 5 स्वर का होना आवश्यक है। 5 ऑप्शन में नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? तो भूपाली और कल्याण के मिश्रण से यह बना है। अचल थाट का सितार कितने पर्दा से युक्त होता है? तो जो अचल थाट होता है वह 24 पर्दे से युक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। चल थाट 16 से 19 के बीच में होता है। रूपक ताल में खाली कितनी मात्रा पर होती है? तो रूपक ताल में खाली पहली मात्रा पर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीतीना धीना धीना, ठीक है, ये स्वरूप है। ख्याल के साथ कौन सा ताल नहीं बजता है? तो ख्याल के साथ आपका 4 ताल नहीं बजता है, चूँकि ये ध्रुपद का ताल है। अगला प्रश्न देख लेंगे। झप ताल में 4 मात्रा जोड़ने पर कौन सा ताल प्राप्त होगा? झप ताल 10 मात्रा का होता है, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 14 मात्रा हो जाएगा, और ऑप्शन में दीपचंदी दिया हुआ है जो कि 14 मात्रा का है, तो हम लोग का दीपचंदी आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी गायक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन से थे? ये आपके आंसर हो जाएंगे अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानते हैं? सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जैसा हो गया है मुझे। पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचाने जाते हैं? तो ये जो होता है उनका पहली मात्रा, ये नंबर 1 जो है, इससे पहचाने जाते हैं। मुख्य रूप से सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। झुमरा ताल में कितने मात्रा होते हैं? झुमरा ताल 14 मात्रा का ताल है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। स्वरों की चलन को क्या कहते हैं? तो जो स्वरों का चलन होता है उसको क्या बोलते हैं? ना इसमें अस्थाई आंसर होगा, ना अंतरा होगा, ना संचारी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि स्वरों का जो चलन होता है उसे हम लोग पकड़ बोलते हैं। ठीक है, पकड़ ऑप्शन में है नहीं, और अस्थाई अंतरा संचारी ये गीत के भाग हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किस शैली को भक्ति रस का गायन कहते हैं? तो ध्रुपद जो है वो भक्ति रस का गायन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संगीत प्रजात में अहोबल ने कितने राग माने? देखिए मैं इस प्रश्न को फिर से दोबारा लेकर के आया हूँ। इसी प्रश्न को मेरे से भूल हो गया था, कुछ साथियों का कमेंट आया था, मैं उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने मुझे बताया कि किसी प्रश्न में मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो देखिए संगीत प्रजात अहोबल ने लिखा, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। और उन्होंने कितने राग माने? तो 122 राग माने, और इसी 122 राग को मैंने शायद हो सकता है मेरा दिमाग कहीं दूसरे जगह हो, 120 बार पढ़ दिया था। ठीक है, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। 122 इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी करेक्शन कर लेंगे। साथियों मैं इसलिए बोलता हूँ कि प्रत्येक वीडियो को आप देखिए, किसी वीडियो को स्किप ना करिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ विशेष मिलता रहेगा। चलिए उस्ताद इनायत खान निम्न वाद्यों में से किससे संबंधित है? तो जो उस्ताद इनायत खान ये सितार वादक हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जब हम तबले का ठेका सुनते हैं तो हम क्या पहचान लेते हैं? तो तबले का ठेका सुन करके ताल पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रसिद्ध सरोद वादक को पहचाने? तो अली अकबर खां ऊपर ही दिखाई दे रहे, ये सरोद वादक हैं। निखिल बनर्जी तो सितार वादक हैं, सवाई गंधर्व गायक हैं।
ये सरोद का पिक्चर रहा, आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार होता है। खेमटा ताल सामान्यतः किस वाद्य पर बजाई जाती है? 6 मात्रा का ताल है। खेमटा पखाउज पर अक्सर बजाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न का स्वरूप रहा। जिस प्रकार गायन में मीट का स्वरूप है उस प्रकार वादन में क्या स्वरूप होगा? तो जिस प्रकार गायन के लिए मीट होता है उस तरह से वादन के लिए सूत होता है, ठीक है। मीट क्या होता है? किसी दूसरे स्वर पे बिना रिक्त स्थान के जाना, ठीक है। उसी प्रकार सूत होता है वादन में। 7 स्वरों में एक ऐसा स्वर है जो किसी राग में विवादी नहीं होता है। तो 7 स्वरों में एक ऐसा स्वर है, कौन सा? सा, चूँकि ए आधार स्वर है, सभी रागों में प्रयोग होगा और किसी में विवादी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा स्वर है जो किसी राग में वादी नहीं होता है? तो एक ऐसा स्वर है यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए शुद्ध म वादी हो जाता है, शुद्ध ग भी हो जाता है, लेकिन शुद्ध नी जो होता है, सॉरी यहाँ इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शुद्ध म शुद्ध ग और शुद्ध नी ये सभी का वादी संवादी हो जाएगा, वादी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा। चूँकि अगर यहाँ पे कोमल नी रहता है, ठीक है, कोमल नी अगर रहता तो वो हम लोग का आंसर यहाँ पे स्वरूप प्राप्त होगा। कोमल नी अक्सर किसी राग में वादी नहीं देखा जाता है। तो चलिए, राग की पहचान के लिए निम्नलिखित में से क्या गाते हैं? तो राग की पहचान के लिए पकड़ भी गाते हैं और लक्षण गीत भी गाते हैं। इन दोनों स्वरूप से राग की पहचान हो जाती है, तो हम लोग का आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियाँ हैं? तो वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल जातियाँ अगर पूछे, केवल कुल जातियाँ, नॉर्मल पूछे रागों की जातियाँ तो मुख्य जातियाँ तो 3 हो जाती है, लेकिन कुल जातियाँ पूछा तो हम लोग का आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तानपुरा में कितने तार होते हैं? साथियों, तानपुरा में 4 तार होते हैं, वहीं सितार में आपके 7 तार होते हैं। तो तानपुरा का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 तार होता है। अगला क्वेश्चन है, तानपुरा की सभी तारों में घुड़च और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? घुड़च और कील के जो मध्य पिरोया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मनका बोले जाते हैं। और मैं आपको पिक्चर के माध्यम से स्पष्ट भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपके लिए मैं पिक्चर लेकर के आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोग का मनका कहाँ है? यहाँ पे मनका दिखाई दे रहा है, ठीक है। घुड़च है, ये घुड़च, ये वाइट वाला जो दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कील रहता है उसके बीच में ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसी को मनका बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हाथी के दांत का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोल बोलते हैं, सितार का बोल हो जाता है वो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वाद्य वर्गीकरण के अनुसार जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो हवा से उत्पन्न होते हैं जो वाद्य वर्गीकरण में, उसे क्या माना गया है? तो उसे सुशीर माना गया है, ठीक है साथियों। क्या माना गया है? सुशीर माना गया, चूँकि वाद्य वर्गीकरण में तत्व, घन, अवनत, सुशीर ही माना गया संज्ञा। जो वाद्य वर्गीकरण में, इनमें से वायु प्रवाहिनी, हवा वाद्य, तत्ववाद, ये तो कोई नहीं होगा, ये सभी रॉन्ग है। इसमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूँकि सुशीर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वह नाद लहरी जो कान के द्वारा सुनी जा सके उसे क्या कहते हैं? देखिए प्रश्नों के माध्यम से आपको घुमाने का प्रयास किया गया है, लेकिन बस इतना समझिए, जो सुनी जा सके उसे क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। तो चलिए, टप्पा किसने प्रचलित किया? तो टप्पा जो है सोरी मियाँ ने प्रचलित किया, ठीक है। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की वैसी रचना जो ताल में हो उसे क्या कहते हैं? तो स्वरों की वैसी रचना जो ताल में हो और राग में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सरगम गीत बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हम लोग का सरगम गीत हो जाएगा। राग देश का थाट क्या हो जाएगा साथियों? राग देश का जो थाट हो जाएगा खमाज हो जाएगा, और इसका वादी संवादी रे और प हो जाता है, तो खमाज थाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हम पूर्वी थाट से तीव्र मध्यम को शुद्ध कर दें तो कौन सा थाट प्राप्त होगा? तो देखिए पूर्वी थाट में रे और धा कोमल होता है और तीव्र म होता है, लेकिन तीव्र मध्यम को अगर शुद्ध कर दिया जाए तो कौन सा प्राप्त होगा? शुद्ध कौन सा थाट प्राप्त हो जाएगा? तो रे और धा कोमल भैरव प्राप्त हो जाएगा, और इसी भैरव में जब तीव्र मध्यम करते हैं तो पूर्वी प्राप्त होता है, और इसका जब शुद्ध कर देंगे तो भैरव हो जाएगा। तो चलिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना किस ताल में है? इसको जब आप गा करके ताली लगा करके देखेंगे तो ये दादरा का स्वरूप प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राग की जाति षाडव संपूर्ण है?
किस राग की जाति जो है साडव संपूर्ण है? सबसे पहले आप देखिए भैरव और काफी स्पष्ट दिखाई दे रही है, थाट है, और थाट की जाति हमेशा संपूर्ण होती है। हम लोग का स्पष्ट दिखाई दे रहा है जौनपुरी जो असावरी थाट का राग है, ये साडव संपूर्ण जाति का राग है। रेला किस लय में बजाए जाते हैं? जो रेला होता है अक्सर चौगुन और अठगुन में बजाए जाते हैं द्रुत गति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का थाट क्या है? तो बिहाग जो है बिलावल थाट का राग है। अगला क्वेश्चन है नत्थन पीर बख्श किस घराने से संबंधित है? तो नत्थन पीर बख्श जो है आगरा, पंजाब, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि नत्थन पीर बख्श जो है ये आपके ग्वालियर घराने के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, उस संस्थापक माने जाते हैं ग्वालियर के। अगला क्वेश्चन है दादरा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? ठीक है, धा, धीना, धात, तुना, तो ये क्या चौथी मात्रा पे इसका जो खाली हो जाता है। ठीक है, धा, धीना आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दादरा ताल में जो खाली होता है चौथी मात्रा पे होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एक मात्रा में जब दो मात्राओं का गायन होता है उसे क्या कहते हैं? एक मात्रा में जब दो मात्रा का गायन हो जाएगा तो उसे दो गुण बोल देंगे। ठीक है, दो गुण। तबले के आविष्कारक कौन है? तो तबले के आविष्कारक तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए, राग केदार का थाट क्या है? तो केदार जो है कल्याण थाट का राग है, ये चीज़ आप सभी को पता है। राग के मुख्य स्वर के बाद वाला मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? यानी कि वादी स्वर के बाद जो स्वर प्रयोग होते हैं उसे संवादी स्वर बोलते हैं। वादी स्वर के बाद का मुख्य स्वर है ये। अगला और लास्ट क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के देसी तालों में 119 क्रम संख्या का क्या नाम है? यानी कि 119 नंबर पे जो ताल है देसी ताल में उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है निशंक, और निशंक संगीत रत्नाकर के रचयिता का उपनाम भी है। तो चलिए, हम लोग का यही प्रश्न लास्ट होता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ। आप सभी का सहयोग मेरे चैनल के लिए बना रहे। आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। एजुकेशन गंगवे हमारा यूट्यूब चैनल है जो आप ही का चैनल है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर के मोर अपडेट्स के लिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।